अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें मेटेलिक स्ट्रेंथ या मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और बेटा दूसरा टॉपिक हमारा होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ दीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बेटा सबसे पहले हम मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्लास 12th और टॉपिक है बेटा आज आपका मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर तो बेटा अगर देखा जाएगा मेटेलिक कैरेक्टर अगर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेटा जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है सबके सब मेटल्स है। ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स और metals and exhibit all the metallic characters like high melting and boiling point, high density, hardness, tensile strength, thermal and electrical conductivity। तो बेटा ये कैरेक्टर्स है मेटेलिक कैरेक्टर्स जो कि ये सब के सब दिखाते एंड malleability and ductility, except zinc, cadmium and mercury। तो ये सब के सब मेटेलिक कैरेक्टर्स दिखाते हैं लेकिन जिंक, कैडमियम एंड मरकरी नहीं दिखाता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। As we know, all the transition elements have one or more unpaired electrons। Except for zinc, cadmium and mercury। So more the number of unpaired electrons, 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 more will be hardness।
more will be hardness. It is found that chromium, molybdenum and tungsten possess high number of unpaired electrons. तो बेटा इनमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर देखेंगे, अभी मैं ये दिखाऊंगा भी, तो बेटा अगर हम देखेंगे जो क्रोमियम है, मॉलिब्डेनम है और टंगस्टन जो है, तो ये सबसे ज्यादा मेटलिक कैरेक्टर भी दिखाएंगे क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी हाई होती है। ऑल्सो देयर enthalpy of atomization is high। अब क्यों होगी इनकी बेटा? चूंकि इनमें हंड्स रूल ओबे होता है, चूंकि जितने भी ऑर्बिटल्स है सबके सब ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हंड्स रूल ओबे है तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत ज्यादा हाई होती है। अब बेटा नेक्स्ट, तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे एलिमेंट्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो उसमें देखेंगे बेटा, इसमें पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, फिर क्या है इसमें 3d1 4s2, तो इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। इसमें क्या है 3d2 4s2, इसमें 2 अनपेयर्ड, 3d3 4s2, तो बेटा इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके, क्योंकि 4s2 सबके सब फील्ड है। और इसमें 3d5 4s1, तो इसमें बेटा 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। तो मैग्नीज में बेटा 3d5 4s2, तो इसमें 5 है। इसमें 3d6 4s2, तो बेटा अब इसमें भी एक ऑर्बिटल तो कंप्लीटली पेयर्ड है, इसमें 4 है। 3d7 4s2, तो इसमें भी 3 है। 3d8 4s2, तो इसमें 2 है। अब 3d10 4s2 4s1, इसमें 1 है। और इसमें 3d10 4s2, तो इसमें 0 है। तो बेटा ये क्लियर हो गया। अब अगर आप देखेंगे बेटा जो जिंक है, तो जिंक में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए
हमारे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। दैट इज वाई बेटा जो जिंक होता है इसकी मेटलिक स्ट्रेंथ बहुत ही वीक होती है, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर। तो जिंक की तो सेम केस हैपन्स विद द कैडमियम एंड व्हाट इज कॉल्ड द मरकरी। तो बेटा कैडमियम और मरकरी में भी यही मसला होता है, क्योंकि उन दो एलिमेंट्स में भी कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो बेटा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बेटा ये तीनों एलिमेंट्स जो है इनकी मेटलिक स्ट्रेंथ बहुत ही वीक होती है। तो अगर आप देखेंगे बेटा जैसे कि मैंने मेंशन किया था अभी इसमें कि जिस एलिमेंट के पास जितनी ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसकी उतनी मेटलिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो बेटा अब ऐसा होता है, अगर हम ऐसे देखेंगे तो मेटलिक स्ट्रेंथ फर्स्ट स्टार्ट्स टू इंक्रीज एंड देन स्टार्ट्स टू डिक्रीज। तो मेटलिक स्ट्रेंथ पहले इंक्रीज हो जाती है। तो बेटा अब आप कहेंगे सर ये पहले इंक्रीज क्यों हो जाती है और फिर डिक्रीज क्यों हो जाती है? क्योंकि बेटा अगर हम पहले देखेंगे फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाती है तो मेटलिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। लेकिन फ्रॉम क्रोमियम टू व्हाट इज कॉल्ड द कॉपर metallic strength starts to decrease because number of unpaired electrons also decrease. Hence it is concluded that the metallic strength of first transition series first starts to increase up to chromium and then starts to decrease and then starts to decrease up to the end of the series. As the number of unpaired electrons also decrease. तो बेटा यही मसला है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम देखेंगे अप टू क्रोमियम तो ये इंक्रीज हो जाती है, तो मेटलिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन फ्रॉम क्रोमियम टू व्हाट इज कॉल्ड कॉपर तो मेटलिक स्ट्रेंथ स्टार्ट्स टू डिक्रीज। और बेटा आप देखेंगे जिंक तो मतलब बहुत कम मेटलिक स्ट्रेंथ दिखाता है, क्योंकि उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं। तो बेटा इट इज जस्ट बिकॉज चूंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड आल्सो स्टार्ट्स टू डिक्रीज। तो बेटा ये था मेटलिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बेटा कोई रेफरेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें कभी कोई क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो जो हमने यहाँ पे लेक्चर डिलीवर किया तो इसमें सब के सब क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। अब हम बेटा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे जाएंगे और वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ध्यान रखिएगा बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। and ionization enthalpy of first transition series. तो बेटा अगर देखा जाएगा जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ये थोड़ी ज्यादा है एज ब्लॉक से। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करेंगे बेटा फर्स्ट क्या होता है, जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में तो बेटा वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है।
अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, और ऐसे अगर हम थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट में, दैट विल बी कॉल्ड एज इट इज थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो बेटा यहाँ पे अगर देखेंगे जो इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है इस ब्लॉक से और थोड़ी सी कम होती है पी ब्लॉक से। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी the first ionization enthalpy of transition elements is slightly greater than S block elements and slightly less than P block elements. The ionization enthalpy of first transition series, the ionization enthalpy of first transition series gradually increases from left to right of the series. That is from scandium to zinc. ये इंक्रीज हो जाती है ग्रेजुअली। अब एक्सप्लेनेशन, the first ionization, the first comma second or third ionization enthalpy of the first, second or third ionization enthalpy of first transition series generally increases from left to right of the series. It is because of one unit nuclear charge, is because of 1 unit nuclear charge increases towards each step to the right, towards each step to the right of periodic table, right of periodic table. Zinc possesses high first ionization enthalpy
enthalpy as the electronic configuration is stable, that is, तो बेटा जिंक की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, तो इसमें बेटा आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2। तो बेटा डी में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सच एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज this type of electronic configuration is also considered as the stable electronic configuration because it is somehow the inert electronic configuration। क्योंकि बेटा अगर हम देखेंगे डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें, तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है। दैट इज वाई अगर देखेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो बेटा चूंकि अब कॉपर में हम एक इलेक्ट्रॉन अच्छे से निकाल सकते हैं बिकॉज कॉपर के अगर हम देखेंगे 3d10 4s1, तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हम अच्छे इजीली निकाल सकते हैं। तो बेटा यही रीज़न है इसके पीछे। चूंकि बेटा अब हम देखते हैं जब हम लेफ्ट और राइट जाते हैं तो 1 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज टुवर्ड्स ईच स्टेप टू द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो बेटा एक एक यूनिट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाती है जब हम राइट की तरफ जाते हैं। तो बेटा यही रीज़न है कि यहाँ पे जो हम देखते हैं आयोनाइजिंग एंथैल्पी इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यही मसला है, अगर हम सेकंड आयोनाइजिंग एंथैल्पी देखेंगे या थर्ड आयोनाइजिंग, तो वो भी इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और लेकिन सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजिंग एंथैल्पी उनका बेटा अगर हम वैल्यू देखेंगे वो बहुत ज़्यादा हाई होगा दैन फर्स्ट। तो सेकंड का ज़्यादा होगा और थर्ड का उससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव second and third electron from a particular shell or subshell। तो अब यहाँ पे और एक मसला है बेटा, अगर हम देखेंगे जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, अगर इसको हम कंपेयर करेंगे इसके आयोनाइजिंग एंथैल्पी देन दैट ऑफ द फर्स्ट, तो फर्स्ट के ज़्यादा आयोनाइजिंग एंथैल्पी वैल्यूज होंगे देन दैट ऑफ सेकंड, और बेटा थर्ड के इससे कम। क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी जनरली decreases, ionizing enthalpy decrease because size increase। जितना साइज इंक्रीज हो जाएगा आयोनाइजिंग एंथैल्पी उतनी डिक्रीज हो जाती है। तो बेटा ये कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम जाएंगे किसी पर्टिकुलर सीरीज में व्हाट हैपन्स विद आयोनाइजिंग एंथैल्पी, और अगर हम जाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पर्टिकुलर सीरीज, अगर हम जाएंगे मतलब स्कैनियम लेंगे, फिर इसके नीचे हम यट्रियम लेंगे और लैंथानियम लेंगे, तो तीनों में से देखेंगे या जिंक, कैडमियम और मरकरी को देखेंगे, तो बेटा जिंक की हाई आयोनाइजिंग एंथैल्पी होगी देन दैट ऑफ मरकरी, क्योंकि मरकरी का बहुत बड़ा साइज है। तो बेटा ये था आयोनाइजिंग एंथैल्पी और मेटलिक स्ट्रेंथ। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे हम इख्तिताम करते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो कल बेटा फिर मिलेंगे। बाकी तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।